नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 11 फरवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, दैनिक क्विज को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके गूगल फॉर्म भरें और इस तरह से आपका 1 बाई 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा और आप एक बार में यूपीएससी परीक्षा को क्रैक कर सकेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भारत में डिजिटल रचनाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा है, भारत के डिजिटल परिदृश्य में उनके योगदान के लिए डिजिटल नवप्रवर्तकों और सामग्री निर्माताओं को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना। तीसरा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में रचनाकारों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। चौथा है, डिजिटल रचनाकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो आप लोग इस प्रश्न के उत्तर के बारे में सोचिए, तब तक हम खबर को देख लेते हैं। ये पीआईबी में आई हुई खबर है। यानी सरकार ने देश की डिजिटल क्रिएटर अर्थव्यवस्था और उसके प्रभाव पर राष्ट्रीय क्रिएटर पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण की घोषणा की है। यानी ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य उन विविध प्रतिभाओं की क्षमता को उजागर करना है जो देश के विकास और सांस्कृतिक आख्यान को आकार दे रहे हैं और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं। डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मकता को यह बढ़ावा दे रहे हैं। और आपको यह बता दें कि यह करीब 20 क्षेत्रों में, ये देख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार, द डिसरप्टर ऑफ द ईयर, वर्ष का सेलिब्रिटी निर्माता, ग्रीन चैंपियन पुरस्कार जो पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता, हरित जीवन पद्धतियों को बढ़ावा देने वाले रचनाकारों को सम्मानित करता है। देख सकते हैं, टेक क्रिएटर अवार्ड उन रचनाकारों को जो नवीनतम गैजेट और नवाचारों पर अंतर्दृष्टि, समीक्षा और सिफारिशें प्रदान करते हुए प्रौद्योगिकी को उजागर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, 20 विभिन्न क्षेत्रों में यह पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अब आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो इसमें होगा, भारत के डिजिटल परिदृश्य में उनके योगदान के लिए डिजिटल नवप्रवर्तकों और सामग्री निर्माताओं को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना। अतः उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। एक तरफ खनिज दिया है, दूसरी तरफ प्रयोग दिया है। लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, उच्च शुद्धता वाला चूना पत्थर। तो ये देख सकते हैं, ये सब हमारे महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि लिथियम आयन बैटरियों के एनोड में प्रयुक्त होता है। दूसरा है, कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरियों में ऊर्जा घनत्व और बैटरी को जीवन को बढ़ाता है। तीसरा है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रमुख घटक है। उच्च शुद्धता वाला चूना पत्थर इस्पात निर्माण में कच्चा माल और ग्रिप गैस, यहाँ पर डीसल्फराइजेशन जैसे पर्यावरण अनुप्रयोगों के लिए। तो यहाँ पर इन चारों में आपको बताना है कि कौन से सुमेलित हैं। तो आइए इससे संबंधित खबर देख लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि इंडिया टू लेवरेज यूएस लीड पार्टनरशिप टू गेट क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड। यानी भारत सार्वजनिक उपक्रम के यहाँ पर देख सकते हैं, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी का लाभ उठाएगा। इसमें हमारे भारत की ढेर सारी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी कोल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उपक्रम जिनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे, ने विदेशियों में लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट संपत्तियों को सुरक्षित करने में रुचि व्यक्त की। चूंकि इन सब महत्वपूर्ण खनिजों का बहुत योगदान है, बहुत यूज है हमारे रोजमर्रा के जीवन में। तो इसमें जैसे कोबाल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह लिथियम आयन बैटरियों में ऊर्जा घनत्व और बैटरी जीवन को बढ़ाता है। इसी तरह से उच्च शुद्धता वाला चूना पत्थर इस्पात निर्माण में कच्चा माल और ग्रिप गैस डीसल्फराइजेशन जैसे पर्यावरणीय अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त किया जाता है। ग्रेफाइट लिथियम आयन बैटरियों के एनोड में प्रयुक्त होता है। वहीं लिथियम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए बैटरी
प्रौद्योगिकी में प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। तो अब इसका आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। तो इसमें केवल 2 कथन सही सुमेलित हैं, जिसमें से कोबाल्ट जो कि लिथियम आयन बैटरियों में ऊर्जा घनत्व और बैटरी जीवन को बढ़ाता है, एकदम सही है। यहाँ पर जो लिथियम आयन बैटरियों के एनोड में प्रयुक्त होता है, ये ग्रेफाइट है और ये लिथियम वाला ये होगा सीधे-सीधे। लेकिन ये दोनों क्या हैं? गलत हो जाते हैं। कोबाल्ट और ये वाला सही है इस्पात निर्माण में कच्चा। तो अतः केवल 2 कथन, अतः उत्तर क्या हो गया? बी इसका सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। व्हाइट हाइड्रोजन, सफेद हाइड्रोजन, इसे हम प्राकृतिक नेचुरल हाइड्रोजन कहेंगे। बहुत सारे जैसे ग्रे हाइड्रोजन सुना होगा, ग्रीन हाइड्रोजन सुना होगा आप लोगों ने। तो इस यह जो है क्या है, ये पृथ्वी के अंदर जो नेचुरल हाइड्रोजन होता है उसे हम सफेद हाइड्रोजन कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए बहुत बड़ा यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल से गहरे हाइड्रोजन का विघटन, ताजी उजागर चट्टानी सतहों के संपर्क में पानी में, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन जैविक गतिविधि में, परमाणु रिएक्टर। तो इसमें कह रहा है उपरोक्त में से कितने को सफेद हाइड्रोजन का स्रोत माना जा सकता है? सिर्फ 2, केवल 3, केवल 4। तो इसमें यह परमाणु रिएक्टर, जैविक गतिविधि, कार्बनिक पदार्थों, तो इनमें आपको बताना है कि इसमें सफेद हाइड्रोजन का स्रोत कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर, एक नए अध्ययन में पाया गया है कि अल्बानिया की जो है क्रोमियम माइन में यह नीचे एक विशाल हाइड्रोजन भंडार का पता चला है। तो यह खोज हमें यह पता लगाने में मदद कर सकती है कि स्वच्छ ईंधन के भूमिगत भंडार का पता कहाँ लगाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सफेद हाइड्रोजन एक प्रकार का देखा जाए तो हाइड्रोजन है जो प्राकृतिक रूप से हमारे जो पाया जाता है। यह वैज्ञानिकों के लिए काफी नई है और लैब में बनी हाइड्रोजन के विपरीत सफेद हाइड्रोजन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा कि सारा प्राकृतिक हाइड्रोजन, जो जो पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि प्राकृतिक हाइड्रोजन हमें नहीं मिल सकता, लेकिन प्रकृति में हमारे पास है। अब यह अभी हाल ही में फ्रांस में भी यह पाया गया था, अल्बानिया में पाया गया। तो आप देख सकते हैं कि सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक प्रकार का है और ये धरती की क्रस्ट से आता है, जबकि हरा, ग्रे, ये सब लैब में बनता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने से बनता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन मीथेन गैस, जिसमें कार्बन उत्सर्जन होता है। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन का हब भारत भरने की कोशिश में है। भारत में बहुत सारी संभावनाएं, सीम संभावनाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? यह पांचवा नहीं होगा, ये उपरोक्त 4 होंगे। तो यहाँ से यह स्रोत माना जा सकता है, यानी सी इसका उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल अंतिम उपयोगकर्ता के परिसर में स्थित एक उपकरण है जो सेवा प्रदाता से प्राप्त ऑप्टिकल सिग्नल को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग अंतिम उपयोगकर्ता के उपकरणों द्वारा किया जा सकता है। दूसरा कथन है ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट ओएनयू सेवा प्रदाता के केंद्रीय कार्यालय में स्थित है, जहां यह निष्क्रिय ऑप्टिकल वितरण नेटवर्क के माध्यम से जुड़े परिसर से ऑप्टिकल सिग्नल भेजता है और प्राप्त करता है। तीसरा है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क तकनीक है जो एक ऑप्टिक लाइन में कई घरों या इमारतों के सिग्नल वितरित करने के लिए एम्पलीफायर और रिपीटर्स जैसे सक्रिय ऑप्टिकल घटकों का उपयोग करती है। तो इन कथनों पर आप लोग विचार करें। इससे संबंधित हम लोग खबर देख लेते हैं, पीआईबी में आई हुई है। सी डॉट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर साइन एन एग्रीमेंट फॉर डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स ऑफ 10 गीगाबिट कैपेबल सिमेट्रिक पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क एंड ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल ओएलटी एंड ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट ओएनयू। तो दोस्तों, यहाँ पर पी सबसे महत्वपूर्ण जानना आपके लिए है कि ओएनयू क्या है, ओएलटी क्या है और पीओएन। तो पीओएन एक दूर संचार तकनीक है जो ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, वीडियो और वॉइस सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करती है। और पीओएन तकनीक पारंपरिक नेटवर्किंग समाधानों से भिन्न है, क्योंकि यह एक निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क, निष्क्रिय ध्यान रखेंगे, निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क आर्किटेक्चर का उपयोग करती है। और ओएलटी क्या है? एक उच्च क्षमता वाला उपकरण है जो जीपीओएन नेटवर्क में ट्रांसमिशन एंड पॉइंट के रूप में कार्य करता है। और यह एक ग्राहक के परिसर में फाइबर ऑप्टिक केबल पर प्रसारित इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ऑप्टिकल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए
यह जिम्मेदार है। और ओएलटी कई ओएनयू से ट्रैफिक एकत्र करता है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये आप देख सकते हैं, ये ओएलटी है, ये कई ओएनयू 1 2 3 यहाँ से यूजर 1 इस तरह से घरों में यह भेजा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग अब इसका उत्तर दे चुके होंगे। यहाँ पर यह तो गलत हो जाता है, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, यहाँ पर यह ओएनयू होगा। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा भी यह देखते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल भेजता है, प्राप्त करता है, इन टू इंड होता है तो ओएनएल में। और तीसरा जो है यह देख रहे हैं ना, सक्रिय नहीं, ये निष्क्रिय होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों कथन गलत है, अतः उसका उत्तर डी हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग 2018 में आया हुआ है, मानव प्रजनन प्रौद्योगिकी हालिया प्रगति के संदर्भ में प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है। दाता शुक्राणु द्वारा इन विट्रो में अंडे का निषेचन, शुक्राणु उत्पादक कोशिकाओं का आनुवंशिक संशोधन, या कार्यात्मक भ्रूण स्टेम कोशिकाओं का विकास, या संतानों में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की रोकथाम के लिए। इसका भी उत्तर आप लोग सोचिए। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसमें एक युग्मनज होते हैं जो दूसरे में नाभिक का स्थानांतरण होता है। इस तकनीक के लिए सबसे पहले प्रचलित नर माता पिता के शुक्राणु के साथ माइटोकॉन्ड्रियल दाता द्वारा प्रदान किए गए स्वस्थ दान किए गए अंडों के निषेचन की आवश्यकता होती है, और मां के प्रभावित अंडक को पिता के शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडक के दोनों सेटों को प्रारंभिक युग्मन चरण में विकसित करने की अनुमति दी जाती है, जहां नाभिक दिखाई देते हैं। तो यह क्यूमिक ट्रांसफर माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में जाना जाने वाला कोशिकाओं के डीएनए में होने वाली उत्परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है, और माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों की रोकथाम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, यहां पर देख सकते हैं, डी इसका उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। तो हम लोग बात करेंगे, यहां पर देख सकते हैं, लसिका फाइलेरिया, यानी यह जो है, देख सकते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, हाँ, फाइलेरियासिस, इसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, हाथी पांव, उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के पहले चरण का शुभारंभ किया गया है, और यह 11 राज्यों के 92 जिलों को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार इसके लिए 2027 का टारगेट रखा है, और इस अभियान में असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात सहित 11 स्थानिक राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 75% जिले 5 राज्यों बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा और तेलंगाना से हैं। तो ये देख सकते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए लसिका फाइलेरिया क्या है। तो यह जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है, लसिका फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, एक दर्दनाक और अत्यधिक विकृत बीमारी है। भारत में अधिकांश संक्रमण मच्छरों से यह फैलता है, ये ध्यान रखेंगे। और भारत के, यह कह सकते हैं कि उत्तर और उत्तर पूर्व भारत को छोड़कर भारत के सभी हिस्सों में यह पाया जाता है। बहुत बड़ी समस्या है। यह चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह में भी व्यापक रूप से है। लसिका फाइलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मच्छर के काटने से फैलता है। जब कोई मच्छर लसिका फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटता है, तो उस व्यक्ति के रक्त में घूमने वाले सूक्ष्म कीड़े मच्छर में प्रवेश करते हैं और वो संक्रमित करते हैं। जब यह संक्रमित मच्छर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो सूक्ष्म कीड़े, जिन्हें माइक्रोफाइलेरिया, त्वचा से गुजरते हैं और इस व्यक्ति की लसिका वाहिकाओं तक जाते हैं। ये सूक्ष्म कीड़े लसिका वाहिकाओं में वयस्कों में विकसित होते हैं। तो यह जो वयस्क कीड़ा करीब 5 से 7 साल तक जीवित रहता है। तो सरकार इसके लिए प्रयासरत है, 2027 तक इसका उन्मूलन के लिए टारगेट रखा है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप एक बार में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो कृपया गूगल फॉर्म भरें और आपका 1 बाय 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप एक बार में यूपीएससी को क्रैक कर सकेंगे। और दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज के लिए होमवर्क आप लोगों का यह है कि लसिका फाइलेरियासिस, या इसको कह सकते हैं फाइलेरिया, फाइलेरिया रोग क्या है, इसका वाहक कौन है,
और इसके लक्षण क्या हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो आज आपसे सिर्फ फाइलेरिया के बारे में पूछेंगे, इसके बारे में उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।